हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ACLS एल्गोरिथम फॉर कार्डियक अरेस्ट। किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? ACLS एल्गोरिथम फॉर कार्डियक अरेस्ट। तो ये सब डिस्कस करने से पहले मैं ACLS की फुल फॉर्म आपको क्लियर कर देती हूँ, दैट इज एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। और किस चीज़ के लिए है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट? किस चीज़ की बात करें? अभी सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की बात करें, उसके लिए एल्गोरिथम है जो कि हमारा AH ने दिया, दैट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो कि 2020 की गाइडलाइंस है, जो कि अभी तक की लेटेस्ट गाइडलाइंस है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले लिखा है कि कभी भी कुछ कार्डियक अरेस्ट हो रहा है किसी पेशेंट को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? CPR शुरू करेंगे, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, और यू कैन से BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसके बाद हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और अटैच मॉनिटर एंड डिफिब्रिलेशन, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन वगैरह पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के बाद जो भी हमारा मॉनिटर है वो अटैच करेंगे, कार्डियक मॉनिटर, और डिफिब्रिलेशन में पेशेंट को अटैच कर देंगे, जो भी मशीन होती है डिफिब्रिलेशन वाली, जो हम शॉक देने के लिए यूज करते हैं। अब हम देखेंगे, जब हम कार्डियक मॉनिटर पे देखेंगे, अगर उसमें ECG की रिदम अगर उसमें शॉकेबल है या नहीं है वो चेक करेंगे। अगर रिदम शॉकेबल है मीन्स यस। शॉकेबल रिदम का हमेशा मतलब समझ लेना कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। दो चीज हो सकती है शॉकेबल रिदम में। क्या क्या चीजें हो सकती है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है VFib एंड PVT, दैट इज पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और अगर हम बोल रहे हैं नॉन शॉकेबल रिदम है, तो नॉन शॉकेबल रिदम का मतलब होता है एसिस्टोली एंड PEA, दैट इज पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर रिदम शॉकेबल हुई तो हमें क्या करना है? यहाँ पर शॉक प्रोवाइड करना है। जो भी हम डिफिब्रिलेशन यूज करें मशीन, डिफिब्रिलेटर मशीन, फिर हम क्या करेंगे? पेशेंट को शॉक प्रोवाइड करेंगे। अब शॉक मोनोफेजिक भी हो सकता है, बाइफेजिक भी हो सकता है। मोनोफेजिक मीन्स जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो, दैट मीन्स मोनोफेजिक शॉक दे रहे हैं हम पेशेंट को। बाइफेजिक मतलब जब करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो। तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि जब भी आप मोनोफेजिक डिफिब्रिलेशन दे रहे हो, शॉक प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट का, तो हमेशा शॉक ज्यादा क्वांटिटी का होना चाहिए, जो भी हम एनर्जी ज्यादा क्वांटिटी की होनी चाहिए, जो कि हमारी होगी 360 जूल्स। लेकिन अगर आप बाइफेजिक डिफिब्रिलेशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी पेशेंट को, तो 120 to 200 जूल्स तक हम जा सकते हैं। ठीक, अब हमने पेशेंट को शॉक प्रोवाइड कर दिया, मतलब डिफिब्रिलेशन का शॉक दे दिया। अब क्या हो रहा है? पेशेंट को शॉक देने के बाद हमें क्या करना है? वापस से CPR शुरू करना है। कितने मिनट्स के लिए? फॉर 2 मिनट्स। CPR शुरू करने के बाद हम साथ ही साथ हम क्या करें? IV या इंट्राऑस्टियल एक्सेस पेशेंट को लगा रहे हैं। हम पेशेंट के साथ ही साथ क्या करेंगे? कोई इंट्रावीनस एक्सेस लगाएंगे या इंट्राऑस्टियल एक्सेस लगाएंगे, मतलब कोई भी कैन्यूला वगैरह पेशेंट को क्या करेंगे? लगाएंगे। इसके बाद अगर रिदम नॉन शॉकेबल हुई, मींस अगर पेशेंट को एसिस्टोली हुआ या PEA हुआ, जो कि क्या था? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो हमें क्या करना है? एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को ASAP मींस एज सून एज पॉसिबल। तो ये चीज आपको मेनली याद रखनी है। जो हमारे 2015 की गाइडलाइंस थी बाय AHA, तो उन्होंने ACLS एल्गोरिथम में ये बोल रखा था कि एपिनेफ्रिन दो। उसमें ये नहीं बताया था कि एपिनेफ्रिन एज सून एज पॉसिबल देना है। तो ये मेन चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पर, कि एपिनेफ्रिन जब भी आप पेशेंट को दे रहे हैं तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना है आपको? पेशेंट को एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है। अब एपिनेफ्रिन कितना एडमिनिस्टर करना है ये भी चीज ध्यान में रखिए, तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। एपिनेफ्रिन देना है 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट। 1 mg एपिनेफ्रिन देना है, जो भी हमने रूट देखा, जैसे IV रूट हो गया या इंट्राऑस्टियस रूट, इन दोनों से आप दे सकते हैं। कितना देना है? 1 mg देना है, और कितने मिनट्स में देना है? हर 3 से 5 मिनट में देते रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एपिनेफ्रिन देने के बाद वापस से हमें क्या करना है? इधर CPR शुरू करना है, जो कि कितने मिनट्स का होना चाहिए? 2 मिनट्स के लिए करना है। साथ ही साथ हमें IV या IO एक्सेस लगाना है पेशेंट को। एपिनेफ्रिन देंगे हर 3 से 5 मिनट में, जिसकी डोज कितनी है? 1 mg, जो कि मिलीग्राम है। साथ में हमें क्या करना है? कंसीडर करना है एडवांस एयरवे पेशेंट को। कोई भी एडवांस एयरवे पेशेंट को हमें क्या करना है? लगाना है।
एडवांस एयरवेज हम क्या समझते हैं, पेशेंट को ईटी ट्यूब डाल सकते हैं हम, कोई भी ओरल जो भी एयरवेज होते हैं एडवांस्ड एयरवेज, वो सब हम पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, कैप्नोग्राफी करनी है। क्या करनी है, कैप्नोग्राफी, मतलब जब हम ईटी ट्यूब लगाते हैं तो उसमें साथ ही साथ हमें क्या करनी है, कैप्नोग्राफी करनी है। जो भी हमारा EtCO2 है, एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड जो भी लेवल है, उसको मॉनिटर करने के लिए। सो गाइस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। तो जब भी शॉकेबल रिदम थी उसमें हमने क्या किया था, CPR दे दिया था। तो अब CPR देने के बाद वापस से हम क्या कर रहे हैं, रिदम देख रहे हैं कि रिदम शॉकेबल है या नहीं है। अगर रिदम शॉकेबल है तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, शॉक, पेशेंट को शॉक प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद वापस से CPR कंटिन्यू करेंगे फॉर 2 मिनट्स, देन एपिनेफ्रिन शुरू करेंगे। और एपिनेफ्रिन कितना देंगे, 1 mg देंगे हर 3 से 5 मिनट में। कितने मिनट में, एवरी 3 to 5 मिनट। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एपिनेफ्रिन तो हमारी पहले पेशेंट को डिफिब्रिलेशन हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है, उस कंडीशन में तो हमारा पहले ही हमारा जो भी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, फिर हम एपिनेफ्रिन क्यों दे रहे हैं। हम यहाँ पर एपिनेफ्रिन इसलिए दे रहे हैं जिससे कि जो भी हमारा कोरोनरी परफ्यूजन है वो इंक्रीज हो जाए। अगर कोरोनरी परफ्यूजन इंक्रीज होगा तो इस्कीमिया क्या होगा, पेशेंट का कम होगा। और हमें पता है मेनली जो भी डिसरिथमिया के कॉज में क्या होता है, इस्कीमिया। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एपिनेफ्रिन दे रहे हैं। अब एपिनेफ्रिन 3 to 5 मिनट्स देने के साथ साथ और क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एडवांस एयरवे या कैप्नोग्राफी। जो भी एडवांस एयरवेज होते हैं, जैसे कि हमारा ET ट्यूब हम पेशेंट को लगा सकते हैं, ठीक है, या ओरोफेरेंजियल एयरवेज होते हैं वो हम पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या करनी है, कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया, जो भी हमारा EtCO2 है, एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी लेवल है वो मॉनिटर करना, उसको मेजर करना। और साथ ही साथ हमारा जो कि PaCO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी क्या करना है, हमें मॉनिटर करना। उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्नोग्राफी करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कैप्नोग्राफी करने का पर्पज एक और हो सकता है कि जो भी हमने एयरवे डाला है, पेशेंट को इंसर्ट किया, चाहे ओरोफेरेंजियल एयरवे हो चाहे ET ट्यूब हो, उसको देखने के लिए कि प्रॉपरली सही से प्लेस में है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से रिदम चेक करेंगे कि रिदम शॉकेबल है या नहीं है। इफ रिदम इज शॉकेबल देन वी विल प्रोवाइड शॉक। शॉक देने के बाद हम क्या करेंगे, CPR वापस से शुरू करेंगे फॉर 2 मिनट्स। अब CPR देने के बाद हम एक ड्रग देंगे जिसका नाम है अमाइड्रॉन। क्या है नाम, अमाइड्रॉन। अमाइड्रॉन दे सकते हैं या लिडोकेन दे सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ड्रग देनी है, दोनों की दोनों नहीं देनी, एक ड्रग देंगे, या अमाइड्रॉन देंगे पेशेंट को या लिडोकेन देंगे। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अमाइड्रॉन कितना देंगे, क्योंकि हम ACLS पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ड्रग्स की डोज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अमाइड्रॉन हम देंगे 300 mg बोलस अमाउंट जो भी देंगे वो कितना देंगे, 300 mg देंगे। अगर हम एक अमाइड्रॉन का अगर एक एम्प्यूल देखें वो 150 mg का होता है, जो कि 3 ml का आता है, ठीक है। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, 300 mg देंगे, मीन्स 2 एम्प्यूल्स का यूज करेंगे। तो 300 mg तो हमने क्या दिया, बोलस डोज दिया, लेकिन उसके बाद हमें जो सेकेंड डोज देनी, ये तो फर्स्ट डोज थी जो कि 300 mg थी, अब जो सेकेंड डोज है वो देंगे हम 150 mg। कितना देंगे, 150 mg, ठीक है। और अगर हम लिडोकेन की बात करें तो लिडोकेन हम देंगे 1.5 mg पर kg। किस अकॉर्डिंग देंगे हम, 1.5 mg देंगे पर kg के अकॉर्डिंग, क्लियर। इसके बाद है ट्रीट रिवर्सिबल कॉज। अगर ये सब कर दिया है, इसके बाद जो भी रिवर्सिबल कॉज हो सकते हैं फॉर कार्डियक अरेस्ट और एनी शॉकेबल डिसरिथमिया, तो वो हम क्या करेंगे, उनके कॉज को ट्रीट करेंगे। रिवर्सिबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हाइपोक्सिया हो सकता है, हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस हो सकते हैं, एसिडोसिस हो सकता है हमारा, ठीक है। पेशेंट को और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स हो सकता है। ये सब हमारे क्या है, रिवर्सिबल कॉज है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा अगर शॉकेबल रिदम के लिए। अब हम बात करते हैं जो भी हमारी नॉन शॉकेबल रिदम थी, उसमें भी हमने क्या किया था, CPR दिया था फॉर 2 मिनट्स, फिर उसके बाद हमने जो भी एपिनेफ्रिन दिया था एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद
CPR वगैरह करने के बाद वापस से हम रिदम चेक करेंगे, इज रिदम शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। अगर रिदम शॉकेबल नहीं हुई, नॉन शॉकेबल रिदम हुई, तो हम क्या करेंगे, CPR इनिशिएट करेंगे फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक CPR देंगे। उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो भी रिवर्सिबल कॉज है उनको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि रिवर्सिबल कॉज क्या क्या हो सकते हैं हमारे, हाइपॉक्सिया हो सकता है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स हो सकता है हमारा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसके बाद वापस से रिदम चेक कर रहे हैं CPR के बाद कि रिदम शॉकेबल है या नहीं है। अगर रिदम नॉन शॉकेबल है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखो हमने यहाँ पर भी लिखा था रिदम शॉकेबल है या नहीं है, तो यहाँ की हमने बात कर दी शॉकेबल है तो वो सारे स्टेप्स देखे थे कि शॉकेबल में क्या क्या करना है। लेकिन अगर रिदम नॉन शॉकेबल हुई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इन सारे स्टेप्स का हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर रिदम नॉन शॉकेबल हुई अभी भी, फिर हम क्या करेंगे, इफ नो साइंस ऑफ रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC का मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, की अगर स्पॉन्टेनियसली हमारा जो भी सर्कुलेशन है वो रिटर्न नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, रिपीट प्रीवियस स्टेप्स, जो भी हमने स्टेप्स पहले बात की थी उन्हीं को हम वापस से रिपीट करेंगे। अगर स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन रिटर्न हो जाता है, फिर क्या करना है, गो टू पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर। जो भी हमारी पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर है वो सब हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हमें कैसे पता चलेगा कि सर्कुलेशन वापस आया है या नहीं आया है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है जो कि EtCO2 उसका लेवल देखना है। ठीक है, जो कि मोर देन 40 mmHg या 40 mmHg तक लगभग हमारा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो भी PaCO2 का लेवल है, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हम देखेंगे कि उसका लेवल मोर देन हमारा 35 to 45 mmHg के बीच में होना चाहिए। बाकी हम पेशेंट का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी चेक करेंगे। सिस्टोलिक बीपी हमारा मेनली हमें याद रखना है 90 mmHg से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी हम पेशेंट का मैप देखेंगे, दैट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर, वो भी हमारा मोर देन 65 mmHg होना चाहिए। बाकी पेशेंट का टेम्परेचर, जो भी चीज़ है, पल्स, ये सब चीज़ें हम पेशेंट की मॉनिटर करेंगे। तो आज हमने बात करी ACLS एल्गोरिथम फॉर कार्डिक अरेस्ट, जो कि हमारा दिया था AHA ने, दैट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अगर आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया अगर समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं समझ में आया, जिस भी पॉइंट में आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।